दोस्तों नमस्कार। गौतम अडानी साहब का केस एक बार फिर सुर्खियों में है। 10 तारीख को अमेरिका की अदालत में सुनवाई थी और वहां पे जो अमेरिका की सरकार की एजेंसीज हैं उन्होंने ये कहा कि हमने 14 सितंबर को एक नोटिस भेजा था, मतलब दोबारा नोटिस भेजा था। अभी तक भारत सरकार ने ये नहीं बताया है कि नोटिस सर्व किया गया या नहीं, इसलिए हमें 60 दिन की मोहलत और दी जाए। दोस्तों ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे मैं पॉलिटिकल एंगल को लेकर चर्चा नहीं कर रहा हूं। एज ए लॉयर, एज ए एडवोकेट, मैं इस केस को इसलिए मॉनिटर और ट्रैक कर रहा हूं ताकि ये पता लगे कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जब देश एक दूसरे के साथ डील करते हैं तो किस तरह के प्रावधान होते हैं और किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। और मुद्दा तब और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब दोनों तरफ से यह कहा जाए कि इस पूरे केस में अमेरिका को और भारत को पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है और अडानी साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है भारत में। तो फिर यह पता लगेगा कि जो लीगल सिस्टम है, चाहे अमेरिका का या भारत का, वो बड़े जो पावरफुल लोग होते हैं उनसे कैसे डील करता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस एनालिसिस में, इसीलिए आपके लिए मैं डिटेल्ड एनालिसिस लेके आया हूं। मैंने अभी तक जितने भी अडानी साहब पे केसेस हुए हैं उस पे करीब 12 वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे है। अगर आपको डिटेल में जाना हो तो एक एक जब भी फुर्सत हो आप उन चैनल्स को, उस वीडियोस को देख सकते हैं और आपको पता लगेगा कि जो लीगल बारीकियां हैं वो क्या हैं और उसमें इंटरेस्टिंग एंगल क्या निकल के आ रहे हैं। आज की चर्चा जो मैं करने वाला हूं वो यही कि जैसा पिछली बार भी जब मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब ये तो पॉलिटिकल साजिश है। मेरा ये कहना है कि अगर ये पॉलिटिकल साजिश है और सच्चाई इसके विपरीत है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बेगुनाह हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो कोर्ट में जाके अगर आपके वकील वो सबूत रख देते हैं तो इसमें ऐतराज क्या है। हालांकि ये हर देश में होता है कि अगर जूनियर अदालत या लोअर कोर्ट किसी भी रूप में अगर आपको न्याय नहीं देते हैं तो आप हायर जुडिशरी में जाकर अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। और रही बात एनफोर्समेंट की, तो वो जो कानून देश का कहता है या किसी और देश में जहां केस चल रहा है वो कहता है, दोनों के हिसाब से ये देखना होगा कि जुरिडिक्शन किसका बनता है और एनफोर्समेंट कैसे होगा। कहने का मतलब ये है कि ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसीलिए अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग डायमेंशंस है किस केस के, और भारत के लिए, भारत के व्यापार के लिए, भारत की राजनीति के लिए जो भी परिणाम आए इस केस में, कोई ना कोई तो नया इंटरेस्टिंग डायमेंशन निकलेगा ही। तो निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जैसा मैं अक्सर हर बार आपको कहता हूं कि हेडलाइन तो बड़ी आसान है, एक लाइन का या दो लाइन में आपको समझ में आ जाता है कि मुद्दा क्या है, लेकिन उसके पीछे की बारीकियां और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। उनको जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है और किस तरह से चीजों को बदला जाता है या छेड़खानी की जाती है या उसका असर समाज पे और देश पे पड़ सकता है। इस बात को भी समझना जरूरी है। तो इसलिए एक बार फिर निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको फैक्ट बेस्ड एनालिसिस देखना है तो आप इस चैनल पे कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। करीब 1000 वीडियो होंगे इस समय। आपको हमेशा एविडेंस के साथ ही मैं बात करता हुआ देखूंगा। मैं काइट फ्लाइंग या जिसको कहा जाता है ना कि हर बात में ओपिनियन देना मुझे उचित नहीं लगता है। खैर दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि ये मुद्दा क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा कि रॉयटर की रिपोर्ट है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है अमेरिका का, उसने ये कहा कि इंडिया येट टू सर्व समन्स टू अडानी एग्जीक्यूटिव्स इन ब्राइवरी इंडाइटमेंट, कि हमने आरोप लगाया है कि इन्होंने रिश्वत दी है, हमारे पास प्रूफ है, हम उनको बुला के यहां पे उनसे पूछताछ करना चाहते हैं, कोर्ट भी पूछताछ करना चाहता है, इसके लिए हमने समन भेजे हैं। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक समन नहीं सर्व किए हैं। ये उन्होंने फ्राइडे को जब कोर्ट फाइलिंग हुई तब उन्होंने इस बात को कहा।
कहने का मतलब क्या है कि ये इतना हाई प्रोफाइल क्यों बन रहा है दोस्तों केस? ये हाई प्रोफाइल, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये हाई प्रोफाइल बनने के दो कारण हैं। एक तो जो यूएस रेगुलेटर हैं, वो ये भारत के साथ क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन चाहते हैं इंडियन अथॉरिटीज से, जैसे हम भी चाहते हैं। जब वहां पे खालिस्तानी किसी तरह का भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आप कोऑपरेट करिए। हमारे अगर आतंकवादी वहां छुपे हुए हैं, क्रिमिनल छुपे हुए हैं, जो घोटाला करके वहां छुपे हुए हैं, हम दूसरे देशों से उम्मीद करते हैं कि आप हमें सहयोग करें। इसी तरह से बाकी देश भी उम्मीद करते हैं कि भारत भी सहयोग करे, और मुझे लगता है इसमें कोई बहुत अजीब बात नहीं है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, इसीलिए इसका पॉलिटिकल और बिजनेस सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। कोर्ट में यह कहा गया कि देखिए 14 सितंबर को हमने इनको चिट्ठी भेजी थी और अभी तक इन्होंने दोबारा जवाब नहीं दिया। हम कई बार इनको रिमाइंडर भेज चुके हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, जबकि उनका यह कहना है कि हम हेग सर्विस कन्वेंशन के हिस्सा हैं, भारत और अमेरिका, और भारत जो है वो हेग कन्वेंशन की जो मर्यादाएं हैं उसका फॉलो नहीं कर पा रहा है। और साथ में ये कहा कि भाई जो दोनों अफेक्टेड पार्टी हैं, गौतम अडानी और उनके नेफ्यू, ये अरेस्ट नहीं है, ये अमेरिका में नहीं है, ये भारत में है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि उनका ये कहना कि हम आपको कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम भारत सरकार से सहयोग चाहते हैं, वो हमारे सामने बात निकल के आ रही। इसके अलावा उन्होंने, जो रॉयटर ने ये कहा कि हमने अडानी ग्रुप और भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, लेकिन दोनों की तरफ से कोई हमारे जो सवाल थे उनका जवाब नहीं आया। अब सवाल इस बात का है कि अडानी साहब ने यह कहा था कि ये सब एलिगेशन बेसलेस हैं और हम इसमें लीगल रास्ता अपनाएंगे, और जनवरी में अडानी साहब ने कहा था कि हमने एक इंडिपेंडेंट लॉ फर्म हायर कर ली है जो इन सवालों का जवाब देगी। लेकिन सवालों का जवाब तो तब देगी जब आप अपीयर होंगे या आपकी लॉ फर्म अपीयर होगी। कहने का मतलब यह है कि अभी तो हम अपीयरेंस की बात छोड़ो, अभी तो हमने सम्मन ही रिसीव नहीं किया है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि इसका मतलब क्या है, इसका असर अडानी ग्रुप पे क्या होगा, और जो अमेरिका का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वो अब अगले कदम क्या उठा सकता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज की चर्चा को आप पॉलिटिकल नजरिए से मत देखिएगा कि अडानी साहब और मोदी साहब या भारत सरकार के करीबी रिश्ते हैं। मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं, मैं प्योरली टेक्निकल लीगल बात आपसे कर रहा हूं कि क्या है इस केस में और क्या हो सकता है, और उसके लिए जो भी मेरे को सबूत चाहिए वो मैं, आपको पता है कि मैं सबूत के साथ ही बात करता हूं। तो ये जो पूरा केस है ये करीब 2200 करोड़ की रिश्वत का केस है। अगर आप ध्यान से देखें तो 265 मिलियन डॉलर ब्राइबरी का क्या है, इसको मैं आगे समझाऊंगा। और सवाल इस बात का है कि भारत के ऊपर इसका असर क्या पड़ने वाला है। जो एविडेंसेस मैंने यूज किए हैं, अगर मैं देखूं कि आपको जो मैं बता रहा हूं कि देखिए जो की फाइंडिंग्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत क्लियरली हैं। अगर आप यहां देखते हैं, जो कंप्लेंट है वो गौतम अडानी, सागर अडानी के ऊपर, भारत जो SEC.gov जो उनकी वेबसाइट है वहां से आपको मिल जाएगी। क्रिमिनल इंडैक्टमेंट जो है वो जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उसमें 154 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो कोर्ट डॉकेट है उसको आप courtlistener.com जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सपोर्टिंग कंप्लेंट, जो को डिफेंडेंट है, ये जब 6-7 लोगों जिसमें केस बना है उसमें से एक सज्जन ये है, तो और ये इंडियन नहीं है, ये फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का इनका रेफरेंस है। SEC कंप्लेंट जो है वो, जिसमें पूरी डिटेल्ड ये बताया गया कि ये पूरी रिश्वत का खेल कैसे खेला गया। और अल्टरनेट इंडाइटमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट, वो भी कोर्ट हाउस न्यूज की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्दर क्या होने वाला है, एडिशनल पेजेस जो इंडाइटमेंट में दिए गए थे, वो डॉक्यूमेंट अगर आप चाहें तो वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सारी जानकारी ऑलमोस्ट पब्लिक डोमेन में है। तो ये कहना कि साहब हमें कुछ पता नहीं, ये एक अलग बात होगी। लेकिन
हम चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक जो स्थिति है वो क्या है। कुल मिला के स्थिति ये है कि अभी तक समन्स नहीं दिए गए हैं इस केस में। अब अगर हम समन देते ही नहीं, या जो अपराधी जिसको वो मान रहे हैं उसको अगर सम्मन नहीं मिलते, तो अपीयर कैसे होगा? इसका मतलब ये है कि अब उनका ये कहना है कि देखिए, अडानी साहब को तो हम तब बुलाएंगे जब भारत सरकार सम्मन सर्व करेगी। क्या भारत सरकार इस पूरे मुद्दे में एक बैरियर का काम कर रही है? वो सम्मन पहुंचाना ही नहीं चाहती अडानी तक? अगर ऐसा है तो फिर ऑप्शंस क्या हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये केस क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ये एक मुद्दा सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं है दोस्तों। ये जो मुद्दा बन गया है, ये भारत का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, यहां की सरकार और कंपनियां कैसे काम करती हैं, दुनिया ये देख रही है। रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है या नहीं, और क्रेडिबिलिटी एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। कल को यहां पे बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा, और मान लीजिए कि किसी बड़ी इंडियन कंपनी के साथ किसी फॉरेन कंपनी का डिस्प्यूट हुआ, क्या भारत सरकार फेयर जजमेंट होने देगी या किसी एक साइड का पक्ष लेगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा करता है। लोग उसी आधार पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये भारत सरकार को सोचना होगा। जैसा मैंने कहा दोस्तों, ये पूरा केस 2024 में था, और जब से ये केस चल रहा है इससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। आप जाइए, उसमें सर्च में डाल दीजिए अडानी, मेरे चैनल में जाके आपको सारे केसों की लिस्ट वहां पे मिल जाएगी। और आप चाहोगे तो मैं एक प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, अडानी केस इन यूएस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ब्रुकलिन जो न्यूयॉर्क के पास का एरिया है, वहां पे ये केस चल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि साहब 265 मिलियन, करीब 2200 करोड़ के आसपास की ब्राइब है। इशू बहुत सिंपल है कि जब आपने अमेरिका के बाजार से पैसा उठाया, उस समय आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हमने जो भी किया वो सब सही था, हमने कहीं किसी को कोई रिश्वत नहीं दी, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन। बाद में यह पता लगा जी रिश्वत दी गई। अब सरकार का यह कहना है कि आपने अमेरिकन पब्लिक को झूठ बोलकर पैसा उठाया। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डोजियर सबमिट किया था, उसमें आप लिख देते कि हमने इन इन लोगों को रिश्वत दी, और उसके बाद जनता अगर पैसा इन्वेस्ट करती, हमें कोई एतराज नहीं। सवाल इस बात का है कि आपने फैक्ट्स को छुपाया, और उनका यह कहना है इस पूरे प्रोसेस में कि जो कंपनी है, द कंपनी मिसलेड इन्वेस्टर्स बाय गिविंग फॉल्स कंफर्ट अबाउट इट्स एंटी करप्शन पॉलिसीज। आप कागज में तो लिख रहे हो एंटी करप्शन में हम विश्वास करते हैं, लेकिन जो एविडेंस हमारे पास है उससे लगता है कि आप तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब हमें इसकी जांच करनी है कि सच क्या है, इसलिए आप पेश होइए। लेकिन पेश होने के लिए जो हम आपको सम्मन भेज रहे हैं वो आप तक पहुंच ही नहीं रहे। अब सवाल इस बात का है, इसका मतलब यह है कि जो दो लोगों को चार्ज किया गया है, गौतम अडानी और सागर अडानी, सेक्शन 17 जो यूएस सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत, और सेक्शन 10 जो एक्सचेंज एक्ट है उसके तहत, विच डील्स विद फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन टू इन्वेस्टर। तो जो पूरा इशू है दोस्तों, वो है मिस रिप्रेजेंटेशन का। इसका मतलब ये है कि इफ यू रेज फंड्स फ्रॉम यूएस इन्वेस्टर्स, यू मस्ट टेल देम द ट्रुथ वेयर एवर यू ऑपरेट। अगर आप दुनिया में कहीं भी ऑपरेट कर रहे हैं, आपको सच यूएस इन्वेस्टर्स को बताना होगा। क्या यही कारण तो नहीं है कि इंडियन कंपनीज यूएस में लिस्टिंग नहीं करना चाहती? बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक्सपेंड करना चाहती हैं, लेकिन फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में ऑपरेट करने में क्या उनको डर लगता है? क्या उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स उनके आड़े आते हैं? क्योंकि उनको जब सब डिक्लेयर करना पड़ेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों ने प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली वो विदेशी जाके एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं करते। वो ये कहता है कि जब भी आप अमेरिका में पैसा उठाएंगे तो आपको सच बताना होगा, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी भारत की अमेरिका में जाके वहां से फंड रेज करना चाहती है, तो उसको सब बताना होगा कि दुनिया में वो कहां कहां ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं उन्होंने रिश्वत तो नहीं दी, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं करी, कोई उनके खिलाफ केसेस तो नहीं है। मुझे लगता है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर अमेरिकन बैंक या दूसरे देशों के लोग आके भारत में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो एज ए लोन या एज ए इक्विटी, तो ये सब डिक्लेरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
और ये बात हमें समझनी होगी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल ये केस खड़ा कहां है। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो इस समय स्थिति ये है कि ये जो केस है, जो 10 अक्टूबर को कोर्ट में कहा गया कि साहब हमने जो समन भेजे थे 14 सितंबर को, वो अभी तक अडानी ग्रुप को नहीं मिले हैं, जिन लोगों को हम बुलाना चाहते हैं। और हमारी जो रिक्वेस्ट है उस पर भारत सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है भारत सरकार पे। लीगली अगर आप देखें कि सरकार ही जो प्रोसेस ऑफ जस्टिस है उसके बीच में बाधक बन रही। अगर यही काम मान लीजिए कि भारत सरकार कहे कि आतंकवादी या बाकी जो लोग हैं उनको अब हमारे पास भेजिए, और अमेरिकन सरकार अगर इग्नोर कर दे, कह दे हमारे पास टाइम नहीं या हम आपकी बात को सुन ही नहीं रहे, हमें कैसा लगे। ये बात आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मुद्दा हो सकती है। हो सकता है कि इंटरनेशनल प्रेस में कोई जर्नलिस्ट भारत के मंत्रियों से या प्रधानमंत्री से सवाल भी कर ले, बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। द लास्ट कॉन्टेक्ट वाज ऑन September 14th, बट देर इज नो कंफर्मेशन ऑफ डिलीवरी। ये बात उन्होंने कही, इसीलिए साथ में उन्होंने कहा कि साहब हमें 60 दिन का टाइम और दे दो, ब्लेमिंग बोथ ब्यूरोक्रेटिक डिले इन इंडिया एंड recent US गवर्नमेंट शटडाउन दैट अफेक्टेड इज एनफोर्समेंट स्टाफ। तो ये उन्होंने माना कि थोड़ा सा डिले जरूर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जैसा लोग कह रहे थे कि ये ट्रंप आएंगे और केस खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि एक बार जब मैटर कोर्ट में चला जाता है तो आपको कोई ना कोई रीजनिंग तो देनी पड़ेगी कोर्ट को, ये कह के कि साहब इस केस को क्यों बंद किया जाए। और इसमें सिर्फ सिविल केस नहीं है, इसमें क्रिमिनल केस भी है, इसमें कई केसेस हैं। अगर मैं टाइम मिलेगा मैं आपको बताऊंगा कितने लॉ इन्वॉल्व हो रहे हैं आने वाले दिनों में। इसीलिए केस जारी है, मतलब भारत के ऊपर और अडानी के ऊपर प्रेशर जारी है। अब इस केस में लोगों का इंटरेस्ट क्यों है, इसको भी समझना जरूरी है। एक तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, पूरी दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं और उनको पता है कि जो अडानी साहब हैं पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं। इस समय शायद अमेरिका में नहीं है, लेकिन अगर आप देखें अबू धाबी में है, कतर में है, यूएस और एशिया के कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, हर देश में, इजराइल, कई देशों में इनके काम चल रहे हैं। करीब 20% जो अडानी एंटरप्राइज और अडानी एनर्जी है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसे हैं। कल को अगर मान लीजिए कोई ऐसा जजमेंट वहां का कोर्ट दे देता है तो हो सकता है ये 20% जो इक्विटी होल्डर्स हैं इनको सेल ऑफ करके निकलना पड़े, क्योंकि अमेरिकन कानून के हिसाब से वो ये भी ऑर्डर पास कर सकते हैं कि गौतम अडानी अब कंपनी के बोर्ड पे नहीं रहे। ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है और इसके क्या आधार होंगे वो मैंने पिछले वीडियोस में चर्चा करी, जरूर देखिएगा उनको। और साथ ही साथ एक्सचेंज कमीशन ने ये कहा है कि केस अलाइव है, हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल फंडिंग है, जो ईएसजी और कंप्लायंस नॉर्म्स पे फोकस करती हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, फंड्स हैं, सॉवरेन फंड्स हैं, वो सब लोग रेटिंग देखते हैं और क्रेडिबिलिटी देखते हैं। ऐसी स्थिति में रिलायंस को पैसा उठाना बाजार से बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत का जो रेगुलेटरी सिस्टम है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन की बात तो करते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी भी साइन करते हैं, आप बाइलेटरल ट्रीटी भी साइन करते हैं, लेकिन आप काम नहीं करते। और ये क्रिटिसिज्म भारत का है कि हमारे यहाँ पे लीगल एनफोर्समेंट बहुत पुअर है, चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, कोर्ट ऑर्डर्स हो, या भारत सरकार के अपने जो कानून है उनका एनफोर्समेंट हो। तो इस समय जब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं दोस्तों, अगर हमने अपने लीगल इमेज को नहीं सुधारा तो आने वाले दिनों में बड़े इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं होंगे, और फिर हम चीन का मुकाबला, जो हम कहते हैं चाइना +1, वो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए। लोग करने को तैयार हैं, लेकिन उनको यहाँ पे पॉलिटिकल एंड लीगल रिस्क दिखता है, इसलिए लोग यहाँ इन्वेस्ट कर नहीं रहे या डर रहे। कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो यही काम यूएस अथॉरिटीज ने जापान के साथ किया था। जब तोशिबा के ऊपर अकाउंटिंग स्कैंडल का आरोप लगा था, तुरंत जापानीज सरकार ने कोऑपरेट किया और तोशिबा के जो अधिकारी थे उनको उनके हवाले किया कि जो पूछताछ करनी आप करिए। इसी तरह से ब्राजील ने भी जब 2015 में मुद्दा उठा तब उन्होंने पूरा कोऑपरेशन किया, ताकि जो ब्राजील है उसके ऊपर दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा बन सके।
अब सवाल इस बात का है कि अगर भारत सरकार कोऑपरेट नहीं करती है तो क्या इसके मतलब नहीं देखे जाएंगे? क्या लोग ये कहेंगे कि अडानी साहब क्योंकि सरकार के करीब है इसलिए उनको बचाने का प्रयास है? इसका मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट एज ए लॉयर आपसे बात करता हूं। अगर आप निर्दोष हैं और सारे एविडेंस आपके समर्थन में हैं, हिंदुस्तान में और दुनिया में आप सबसे बड़ी लॉ फर्म्स हायर कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स खड़े कर सकते हैं, तो आप घबरा क्यों रहे? आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास फैक्ट्स आपके फेवर में है, तो आप जाइए, अपना केस सामने रखिए और बरी होके आ जाइए। इतनी घबराहट क्यों? ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है क्रॉस बॉर्डर एनफोर्समेंट। फर्स्ट टाइम SEC has targeted such a large Indian conglomerate. It is testing how US law can reach across borders when US investors are allegedly misled. ये अमेरिका का अपना सिस्टम है, वो टेस्ट करना चाह रहे हैं क्या भारत कोऑपरेट करेगा या नहीं। मान लीजिए कि कल को कोऑपरेट नहीं करता और हो सकता है अमेरिका कोई ऐसा कानून बना दे कि अगर कोई भी देश हमारे कानून के हिसाब से हमें कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम उस पर और सैंक्शंस लगाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये अपने आप में एक इवॉल्विंग सिचुएशन है जिस पे हमें ध्यान रखना होगा। आउटकम को डिफाइन द कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी फॉर इंडियन कंपनीज लिस्टेड अब्रॉड। अगली बार से हो सकता है कि इंडियन कंपनीज के लिए कुछ एडिशनल डिक्लेरेशन की मांग करें, यह भी संभव है। और फ्यूचर बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑन टेररिज्म एंड फ्यूजिटिव्स विल हैव एन इम्पैक्ट। कहने का मतलब यह है कि अब आप कहोगे कि साहब यहां से मेहुल चोकसी बाहर चले गए, विजय माल्या बाहर चले गए, आप उन्हें वापस भेज दो, तो लोग कहेंगे आप तो कोऑपरेट कर नहीं रहे, हम क्यों करें आप? उस स्थिति में हमारा क्या जवाब होगा? यह समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है, जैसा मैंने कहा कि भाई पहले भी हुए, अडानी साहब जैसे केस पहले भी हुए, बड़ी बड़ी कंपनी हुई, सीमेंस का हुआ, जहां पे उन्होंने $800 मिलियन पेनल्टी दी और केस को निपटाया। इसी तरह से गोल्डमैन सैक्स ने करीब $2.9 बिलियन ब्राइबरी केस में उनको पेनल्टी लगी और उन्होंने केस खत्म किया। ये मलेशिया का मुद्दा था। सत्यम स्कैंडल 2009 में इंडियन कंपनी थी, $6 मिलियन उन्होंने फाइन लगाया किस पे? जो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो ऑडिटर्स थे उन पे, कि आप क्या कर रहे थे जब सत्यम का घोटाला हुआ, उन पे फाइन लगा, उन्होंने पैसे जमा कराए और केस को रिजॉल्व किया। अगर अडानी ग्रुप नहीं रिजॉल्व करता है इस मैटर को, तो मेरा यह कहना है कि जो SEC है, जो अमेरिकन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, वो डिफॉल्ट जजमेंट की बात करेगा और हो सकता है कि बहुत सारे एसेट्स जो आउटसाइड अमेरिका हैं या अमेरिका के अंदर है अडानी साहब के, उनको सीज कर सकता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो फॉरेन जुरिडिक्शन है जहां डॉलर इवैल्यूएशन चलता है, डॉलर ट्रेड चलता है, जैसे दुबई है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, हो सकता है कि अगर बाइलेटरल ट्रीटी अमेरिका की उनके साथ है कि हमारा कोई मुजरिम आपके यहां ऑपरेट कर रहा है तो उसके एसेट सीज कर लिए जाएं, तो कल इसके मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं जिसके बारे में अडानी साहब को सोचना होगा और भारत सरकार को भी सोचना होगा। तो कहने का मतलब ये है, दीज केसेस शो दैट एक्सचेंज कमीशन हैज बोथ रीच एंड पेशेंस, इट विल नॉट ड्रॉप द मैटर इजीली। इस बात को हमें समझना होगा कि ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। अडानी ग्रुप पे क्या होगा? बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब दुनिया को पता है कि बहुत सारे बैंक उनको पैसा नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ रिस्क, तो जो लोग पैसा देंगे वो कहेंगे साहब इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप रिस्की कस्टमर हो, कल को आपके ऊपर सैंक्शन लग गए, हमारा पैसा फंस गया, हम कहां से पैसा निकालेंगे आपसे? आपके साथ कल को कोई और लिटिगेशन मैटर होता है, अरेस्ट हो जाते हो, हम किसके पास जाएंगे? तो कहने का मतलब है कि ग्रुप के ऊपर बहुत सारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ब्राइबरी केस लगेगा तो बहुत सारे जो बैंक्स और फंड्स हैं वो अवॉइड करेंगे, और उसमें एक, जैसे मैंने कंडीशन कहा कि अडानी साहब से कोई भी ना तो कोलैबोरेशन करना चाहेगा जब तक ये कंपनी के बोर्ड पे है। इनका मतलब ये है कि अडानी की जितनी भी ग्रुप कंपनीज हैं, अगर वो वहां से फॉरेन टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन या पैसा लाना चाहते हैं, तो अडानी साहब को ग्रुप के बोर्ड से हटना पड़े और ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा रेपुटेशनल रिस्क, द परसेप्शन दैट अडानी इज टू पॉलिटिकली कनेक्टेड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। यही तो बात आज मीडिया में लोग कर रहे हैं कि टू बिग एंड टू क्लोज टू द गवर्नमेंट,
और सवाल यही इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि क्या सरकार बचा रही है जब समन सर्व नहीं करती? ये सवाल भी हमें समझना होगा। इसका असर क्या आएगा? भारत की इमेज पे आएगा, मोदी साहब की इमेज पे आएगा, क्योंकि ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में और पॉलिटिकल फोरम में ये चीजें मैटर करती हैं। इसका मतलब है कि भारत में जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके ऊपर एनालिसिस ये होगा कि साहब भारत में ट्रांसपेरेंसी है, कंप्लायंसेस हैं, अकाउंटेबिलिटी है। जो ग्लोबल प्रेस है वही यही सवाल उठा रही है, और कल को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जब मोदी साहब विदेश जाएंगे और अगर वहां के पत्रकारों ने सवाल किए कि भारत क्यों नहीं सम्मन जारी कर रहा, मोदी साहब का जवाब क्या होगा? ये इंटरेस्टिंग चीज होगी। क्या मोदी साहब प्रेस को जवाब दे पाएंगे या अवॉइड करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इंडिया ने महीनों तक समन जारी नहीं किया। इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन आवर इंस्टीट्यूशन। हमारे लीगल सिस्टम पे, हमारे एनफोर्समेंट सिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इसका मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो परसेप्शन है ये सिर्फ कागजों में है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्रिटिक्स हैं वो इंडियन प्रोटेक्ट्स बिजनेस इलीट्स, ये जो पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं, सरकार उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये मैसेज भी जा रहा है। अब सवाल क्या है? सवाल इस बात का है दोस्तों कि अब वहां की सरकार क्या करेगी। पहला, सीक कोर्ट अप्रूवल फॉर अल्टरनेट सर्विस। आज जब भी हम दोस्तों अगर हम कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं ना, एक अंडरटेकिंग लिया जाता है कि आपने ऑपोजिट पार्टी को कागज भेजा या नहीं, और साथ में ये अंडरटेकिंग है कि वो मेल के माध्यम से आज हम भेजते हैं तो अंडरटेकिंग ये लिया जाता है कि ये मेल बाउंस नहीं हुआ है। ये हमसे लिखित में लिया जाता है एज ए लॉयर। इसका मतलब ये है कि कल को अगर अडानी साहब को कोर्ट ने अगर आदेश दे दिया कि अगर भारत सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही तो आप समन डायरेक्ट मेल से भेज दीजिए, और उन्होंने सारे की पर्सन्स को अगर मेल से भेज दिया और मेल बाउंस नहीं हुई, उस स्थिति में अडानी साहब क्या करें? क्या ये कह सकते हैं कि हमें समन नहीं मिला? अभी तो वो कह सकते हैं। कल को अगर ईमेल से समन आ गया और मेल बाउंस नहीं हुआ, अंडरटेकिंग एसईसी के वकीलों ने कोर्ट में दे दी, इसका मतलब ये है कि अडानी साहब कोर्ट अपीयरेंस से गायब है। या वो आए या उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, लॉयर्स आए, कोई तो आए, अपनी बात तो रखे। अब सवाल इस बात का है कि वो बात क्या रखेंगे। पहला मुद्दा, नहीं गए तो गंभीर समस्या और हो जाती, फिर आप एक हिसाब से भाग रहे हो न्याय प्रक्रिया से, जो अच्छी बात नहीं। और अगर आप जाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, और अगर वो सही या गलत पाया गया, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, फिर वो प्रोसेस आगे बढ़े। मूव फॉर डिफॉल्ट जजमेंट इफ डिफेंडेंट्स डू नॉट अपीयर। इसके अलावा वो कह सकते हैं कि साहब ये तो आने वाले हैं नहीं, आप जजमेंट दे दीजिए। और मान लीजिए कि जजमेंट अडानी साहब के अगेंस्ट जाता है, उस स्थिति में क्या वो एनफोर्स होगा या नहीं होगा, या फिर टालेंगे, ये अडानी ग्रुप के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा। कोऑर्डिनेट विद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस टू पुश फॉर क्रिमिनल ब्राइबरी केस फर्दर एंड रिक्वेस्ट म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। अभी तक सिविल केस है, अब वो क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अरेस्ट वारंट भी निकल सकता है। और अगर मान लीजिए रेड कॉर्नर नोटिस निकल गया तो अडानी साहब भारत के बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। और भारत सरकार की सीबीआई को भी अगर रेड कॉर्नर नोटिस मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में सीबीआई क्या करेगी? अरेस्ट तो करेगी नहीं। इसका मतलब एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर जो इंटरनेशनल इंटरपोल की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से तो फिर आप अरेस्ट कर नहीं रहे। ऐसी स्थिति के अंदर तकरार अमेरिका और इंडिया के बीच में बढ़ेगी। और बाद में यह भी कहा जा सकता है कि जितने भी अडानी साहब के एसेट्स हैं भारत के बाहर, आप उनको सीज कर लीजिए। तो जहां जहां अमेरिकन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होगा वो करेंगे। जैसा हमने देखा कि थोड़े समय पहले एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया यूरोप में, जिसने पूरा का पूरा मुद्दा उठाया था कि भाई जो खालिस्तानी आतंकवादियों को मारने के लिए रिश्वत दी गई, पैसा दिया गया, प्लॉट किया गया। उन्होंने कहाँ अरेस्ट किया? पुर्तगाल में। उसको उठा के ले गए वापस वो अमेरिका। या ऐसा भी होगा? आने वाले दिनों में वक्त बताए। भारत सरकार को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि भारत सरकार को, क्योंकि हमारी भी जरूरतें हैं, कोऑपरेट करना चाहिए। एक डिस्कशन शुरू कर देना चाहिए कि आपको बात करनी है आप ऑनलाइन कर लीजिए, जो एविडेंस चाहिए ले लीजिए, लेकिन डिसरप्शन ऑफ लीगल प्रोसेस को अप्रिशिएट दुनिया में नहीं किया जाता है, भारत में भी नहीं किया जाता, इंडियन जुडिशरी भी नहीं करेगी। तो ये एक सवाल है, मॉरली सवाल बहुत क्रिटिकल हो जाता है।
पब्लिश इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड कंप्लायंस रिव्यू, अडानी साहब को अपनी तरफ से कर देना चाहिए। स्ट्रेंथन एंटी ब्राइबरी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये उनका इंटरनल मैटर है, इसको तुरंत ट्रांसपेरेंटली करना चाहिए। एंड क्रेडिबल इंटरनेशनल लॉ फर्म्स टू शो ट्रांसपेरेंसी, और जो भी वो चेंजेस करें उसको वो सार्वजनिक करें। भारत सरकार के लिए ज्यादा बड़ी समस्याएं हो जाएंगी, क्योंकि टेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी है, विच इज नॉट ए पॉलिटिकल इनकन्वीनियंस। एक हिसाब से कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। एंश्योर टाइमली म्यूचुअल लीगल कोऑपरेशन, क्योंकि हमें जब खालिस्तानी और भगोड़ों के लिए जरूरत पड़ेगी तब अमेरिका भी साथ देने में मना करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए इमेज को बचाना बहुत जरूरी है, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी लगेगा कि भारत में जो लॉ है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब अकाउंटेबल है, सब जवाबदेही के तहत आते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ पैसा ही नहीं, ट्रस्ट इज द रियल करेंसी। भारत भरोसे लायक है या नहीं है, सवाल इस बात को आता है। वंस इट इज लॉस्ट, नो अमाउंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ कैन बाई इट बैक। लेट्स बी वेरी क्लियर। आप कहते रहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? जितना इन्वेस्टमेंट हम ला रहे हैं छोटे छोटे देशों में, हमारे यहाँ से ज्यादा जा, कारण हो सकता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसलिए दोस्तों, मेरा ये कहना है कि ये जो पूरी स्टोरी है ये कोर्ट रूम से ज्यादा है। ये सिर्फ मुद्दा कोर्ट का नहीं है, कई डायमेंशंस हैं। इट इज मिरर टेस्ट ऑफ इंडियाज इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल स्टैंडिंग एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इट्स बिजनेस गवर्नेंस, जो बहुत बड़ा सवाल है। आज भी हम लोग भी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गड़बड़ें होती हैं। एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट will tell the world whether India truly believes in transparency or it is when convenient. हम सिर्फ मौके के हिसाब से डिसीजन लेंगे या नहीं। तो मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं कि आप इस वीडियो पे अपने कमेंट लिखिए कि भारत सरकार को और अडानी साहब को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। इस तरह के मुद्दे हम उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारा पर्पज ही यही है कि फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करना। हम कोई पॉलिटिकल साइड नहीं ले रहे, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, तो फैक्ट्स को देखना पड़े, वो चाहे कितने ही अनकंफर्टेबल हों। जैसा कहा जाता है ना, आई कैन चूज टू इग्नोर द फैक्ट्स बट फैक्ट्स रिमेन। मैं इसीलिए फैक्ट बेस्ड चर्चा करता हूं। मैं भी चाहता तो इस स्टोरी को कहता ट्रंप भारत से बदला ले रहे हैं, मोदी को परेशान करना है, ये है वो है, कहानी में कुछ भी बना सकता हूं। लेकिन अगर हम एविडेंस देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, जिनके रेफरेंसेस मैंने आपको दिए, हमें सोचना तो पड़े। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।